देश के मैदानी राज्यों की समस्याएं एक तरफ, लेकिन पहाड़ी राज्यों की समस्याएं अपनी अलग तरह की होती है और उन समस्याओं को निपटने के लिए रणनीति भी एक अलग तरह से चाहिए होती है। और इन्हीं तमाम सवालों के जवाब कोरोना काल में कैसे सरकार इसके लिए इंतजाम कर रही है, ये सभी सवालों के जवाब हमें देने के लिए इस वक्त उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका आज तक के इस ई एजेंडा कार्यक्रम में। और मैं शुरुआत आपको शुभकामनाओं के साथ करना चाहूंगी, क्योंकि जिस वक्त देश में निराशा का माहौल है, तेजी से कोरोना संक्रमण के आंकड़े बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जिसने 13 जिलों में से 10 जिलों को ग्रीन जोन अभी तक बना रखा है। मात्र 3 ऐसे जोन हैं जिनमें से 2 जोन जो हैं वो ऑरेंज जोन में आते हैं, नैनीताल और देहरादून, और हरिद्वार रेड जोन में इस वक्त है। तो जिस तरह से आपने अभी तक इस लड़ाई में कोरोना संक्रमण को कंटेन किया है, वो वाकई एक मॉडल के तौर पर देखा भी जा रहा है। हालांकि अब लॉकडाउन तीसरे दौर में आ गया है, 17 मई तक बढ़ गया है। गृह मंत्रालय ने नई गाइडलाइंस भी जो है वो जारी कर दी हैं। अब यहां से आपका इन गाइडलाइंस के मद्देनजर क्या नया प्लान है और प्रवासियों के लिए क्या आपकी योजना है, उन्हें कैसे उत्तराखंड वापस लाएंगे? धन्यवाद मीनाक्षी। अपने राज्य में अभी तक कुल 58 पॉजिटिव केस सामने आए हैं और जिनमें से 39 ये ठीक होकर अपने घरों को चले गए हैं। 18 अस्पतालों में हैं और एक कोरोना पॉजिटिव की कल मौत हुई है। हालांकि उसका कारण संक्रमण नहीं था, लेकिन वो पॉजिटिव केस था। राज्य में 15 मार्च को इस महामारी का प्रवेश हुआ और हमने तत्काल 2 दिन बाद राज्य में अपने स्कूल बंद किए। वर्क फ्रॉम होम ये हमने प्रारंभ किया और राज्य की सीमाओं पर जो चौकसी थी वो तो हमने 26 जनवरी को ही बढ़ा दी थी, क्योंकि उत्तराखंड ये नेपाल से लगा हुआ देश है और नेपाल में एक सामाजिक एक सोशल मीडिया पर एक खबर मिली थी 25 जनवरी की रात्रि में आया गया और हमने तत्काल 26 से बातचीत किया, क्योंकि वो सीमाएं हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं हैं और उस पर हमारी पैरामिलिट्री फोर्स के वो अधीन रहता है। राज्य सरकार की पुलिस काम नहीं करती है। तो फिर गृह मंत्रालय से बात करने के बाद पर हमने तुरंत स्क्रीनिंग शुरू की और हमने पूरे राज्य पर अपने स्वास्थ्य महकमे को, जो हमारा पुलिस विभाग है और जो हमारे तमाम जो पैरा मेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं, उन सबको हमने सतर्क किया। जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने 22 मार्च जनता कर्फ्यू की घोषणा की, तो हमने 22 मार्च से और अभी आज 2 मई हो गया है, उत्तराखंड में लगातार लॉकडाउन चल रहा है जी। और बहुत सख्ती से हमने इसका पालन किया। जहां पर सख्ती की जरूरत पड़ी वहां पर हमने सख्ती भी की, जहां पर सतर्कता की जरूरत थी पूरी सतर्कता को भी बरता। जो फिजिकल डिस्टेंस जो रहना चाहिए उसका भी हमने अनुपालन किया। तमाम जो ऐसी कोई भी गैदरिंग जिसमें भीड़ होती है, ऐसे कोई भी कार्यक्रम, चाहे धार्मिक हो, सामाजिक हो, सांस्कृतिक हो, उन पर तुरंत रोक लगा दिया गया। उसका सबसे बड़ी चीज है रोक लगाने के अलावा कि उसका अनुपालन कराया गया और उसमें हमारी प्रदेश की जनता का भी बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य यहाँ के लोगों के स्वभाव में है अनुशासन, संयम और कठिनाई में भी कैसे संयम से रहा जा सकता है, ये यहाँ के संस्कारों में है जी। उसकी वजह से हमको सहूलियत हुई। कुछ लोगों ने जरूर सहयोग नहीं दिया, तो उन पर हमने फिर सख्ती की। उत्तराखंड पहला राज्य है जहां पर हमने 307 और 302 यानी कि हत्या की कोशिश और हत्या का मुकदमा, इनकी हमने राज्य में लागू किया कि अगर कोई
संक्रमण का कारण बनता है, संक्रमण का कारक बनता है, तो उसको 307 के अधीन उस पर मुकदमा दर्ज होगा और हमने 16 लोगों पर अभी तक ये मुकदमे दर्ज किए हैं, जो जिसके कारण कोई संक्रमण होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो वो 307 302 में कन्वर्ट हो जाएगी, यानी कि उस पर हत्या का मुकदमा चलेगा। जो लोग छुपे हुए थे वो लोग फिर बाहर निकले अपने घरों से, या जहां वो छुपे हुए थे वहां से बाहर निकले। और आपको बता दूं मीनाक्षी, हमको जब निजामुद्दीन मरकज से खबर मिली थी, वहां पर जो एजेंसी से जो हमको खबर मिली थी कि 126 लोग जमात से जुड़े हुए लोग उत्तराखंड से थे, तो जब हमने उस पर कार्रवाई की तो ये 1435 लोग निकले। 1435 लोग जो छिपे हुए थे। 1435 जी। और ये 1435 में से लगभग 300 के आसपास ये अन्य राज्यों में गए, उत्तराखंड के जो लोग थे, और बाकी सभी लोगों को हमने एक एक को चुन चुन कर और पकड़ लिया, चिन्हित कर लिया। उनमें अगर संक्रमण था तो उनको अस्पतालों में भर्ती किया, अगर उनमें संक्रमण प्रत्यक्ष देखने में नहीं आया तो उनको क्वारंटाइन किया गया। और आज जो लोग संक्रमित हुए हैं, जिनका जो पॉजिटिव केस हुए हैं, वो अधिसंख्य वो लोग हैं जो क्वारंटीन में थे। ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता थी। बिल्कुल, ये बड़ी खबर सर आपने हमको यहाँ पर दी कि 1435 लोग थे जो छिपे हुए थे, जो दिल्ली के मरकज से वहां पर पहुंचे थे और उसके बाद अलग हिस्सों में भी पहुंचे। मरकज या कुछ जमात से जुड़े हुए थे जी, ये जमायती जिनको कहना चाहिए। ये 1435 लोग थे और हम एक एक को ढूंढ पाने में सफल हुए। ये हमारी पुलिस की बहुत बड़ी सफलता है। और हमारी जो आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री हैं, जो हमारी आशा बहनें हैं, और जो अन्य जो संगठन जिन्होंने हमको सहयोग किया, वो बहुत बड़ा एक सपोर्ट था। लेकिन हमने जरूर किया कि 5 अप्रैल को हमने घोषणा की कि अगर आप 6 अप्रैल तक सरेंडर नहीं करते हैं तो फिर हम बहुत सख्ती से सामने पेश आएंगे। जी बिल्कुल, तो कानून का सख्ती से पालन कराना सर इस वक्त एक बड़ी चुनौती भी है, ताकि ऐसे संक्रमण के लिए हम ज्यादा तैयार रहें। लेकिन मैं आपको अब ले जाना चाहूंगी अगले सवाल की तरफ, क्योंकि मैं जब अलग अलग रिपोर्ट्स देख रही थी तो 70,000 से भी ज्यादा आवेदन उत्तराखंड सरकार के वेब पोर्टल्स पर आए हैं प्रवासियों के, जो उत्तराखंड वापस लौटना चाहते हैं। लगभग 87,000 आ गए थे। 87,000 जी, मैं वही 70,000 से ज्यादा मैं नंबर्स देख रही थी। तो ऐसे में अब उन्हें वापस लाने के लिए क्या इंतजाम होंगे? बसें नहीं लगाई जाएंगी या ट्रेन को लेकर भी कोई व्यवस्था जो है उत्तराखंड सरकार की तरफ से आगे हो सकती है, किसी नियरेस्ट स्टेशन तक लाने की उन्हें? देखिए, रात को मेरी केंद्रीय रेल मंत्री जी से बात हुई थी। कल शाम को हमारी जो इसके लिए जो हमारा टास्क फोर्स है, चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में जो बनाया गया है, हमने बहुत विमर्श करने के बाद और ये लगाया कि भाई हमारे कहाँ कहाँ पर कितने लोग हैं जो अभी तक जिन्होंने हमारे पास आवेदन किया है कि वो वापस आना चाहते हैं। तो उस हिसाब से हमने 12 ट्रेन की डिमांड की है। लेकिन अभी गोयल जी ने बताया कि दिल्ली से अभी ट्रेन नहीं मिल पाएगी, जो शॉर्ट डिस्टेंस है वहाँ पर ट्रेन नहीं भेज रहे हैं। तो मैंने कहा हमारे तो 26,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो दिल्ली से हैं जिन्होंने घर आने की अपनी इच्छा जाहिर की है। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं बातचीत करूंगा, फिर हम इसकी कोशिश करेंगे। लेकिन हाँ, अभी हमारी जो अहमदाबाद से हमने ट्रेन की डिमांड की है, भोपाल से हमने ट्रेन की डिमांड की है, जयपुर से हमने किया है, बेंगलुरु से किया है और मुंबई से। तो मुंबई में उन्होंने कहा कि मल्हार से, क्योंकि मुंबई रेड जोन में है, तो मल्हार से ट्रेन की व्यवस्था हमको करेंगे। तो हमने उसके लिए अपने अधिकारियों को कहा है कि आप जो रेलवे बोर्ड के चेयरमैन हैं उनसे आज बातचीत करके और उस पर आगे कार्रवाई करें। लेकिन हम सब लोगों को वापस लाने के बिल्कुल पक्षधर हैं, लेकिन हम उनको बहुत तरीके से जो मेडिकल नॉर्म्स हैं उसको पालन करते हुए ही हम उनको लाएंगे, ताकि कोई संक्रमित हैं तो उनको ठीक से उनका परीक्षण किया जाए कि संक्रमित व्यक्ति ये गांव से पहले ही जो हमारे क्वारंटीन जो इंस्टीट्यूशन है उनमें वो रुकेंगे। अगर कोई किसी में लक्षण दिखाई देते हैं तो उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे। तो उस दृष्टि से हम लोग एक एक जो
उत्तराखंडी है जो उत्तराखंड आना चाहता है, तो एक एक काम परीक्षण करके और फिर हम उनको जहां पर भी उनके लिए उचित होगा वहां उनको भेजेंगे। मैं अगले सवाल की तरफ सर आपको ले चलती हूँ, क्योंकि जी इस वक्त जो एक तस्वीर उत्तराखंड से सामने आई जब बाबा केदारनाथ के द्वार खुले, वो एक ऐसी तस्वीर थी जिसे न सिर्फ उत्तराखंड वासियों ने बल्कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में लोगों ने देखा। और वो तस्वीर इस वक्त अपनी स्क्रीन पर भी हम दिखा रहे हैं। इस वक्त देश में, दुनिया में जहां भी भक्त मौजूद हैं, उनके मन में सवाल ये है कि क्या बाबा के दर्शन आने वाले दिनों में वो कर पाएंगे? भक्तों के लिए बाबा के द्वार कब खुल पाएंगे? इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तराखंड के 13 में से 10 जिले ग्रीन जोन है। हाँ मीनाक्षी, आप सब बहुत अच्छी तरह जानती भी हैं, और निश्चित रूप से जब परसों बाबा केदार के कपाट खुले तो मैं पिछली बार की एक फिल्म में देख रहा था, डॉक्यूमेंट्री बनाई थी किसी ने, उन्होंने मुझे भेजी थी। तो वाकई जो दृश्य था वो इमोशनल भी था, थोड़ा अजीब सा भी लग रहा था कि बाबा केदार इस बार अकेले ही वहाँ पर हैं, और जो भक्त वहाँ पर जाना चाहते हैं उनको हमने एक तरह से रेगुलेट किया है कि कितने लोग जाएंगे, कितने नहीं जा पाएंगे। लेकिन हाँ, अभी 4 तारीख से जो हमारा ग्रीन जोन है उसको हम पूरी तरह ओपन करने वाले हैं। इंटर डिस्ट्रिक्ट और सब प्रवास वहाँ पर लोग कर पाएंगे। तो मैं समझता हूँ कि 4 तारीख के बाद वहाँ पर रौनक होगी। और ये समय हमने पहले भी देखा है, जब 2013 में भारी आपदा आ गई थी और उसके कारण सर मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप क्लैरिफाई करें। आप कह रहे हैं 4 मई से भक्त जा पाएंगे, तो ये भक्त जो हैं वो उत्तराखंड के होंगे या ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि बाहर से भी आने की संभावना है? देखिए, अभी तो उत्तराखंड के ही लोग होंगे, क्योंकि अभी इंटर स्टेट जो ट्रांसपोर्ट है अभी खुला नहीं है। तो अभी उत्तराखंड के जो लोग जाना चाहते हैं वो वहाँ पर जा सकेंगे। और जो सामाजिक जो दूरी है या फिजिकल जो डिस्टेंस है, शारीरिक दूरी जिसको कहना चाहिए, वो वहाँ पर उसका अनुपालन करके वहाँ पर जाने की परमिशन होगी। जी, मैं एक बार फिर से आज तक के इस मंच से एक बहुत बड़ी बात जो इस वक्त मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कही है, 4 मई से उत्तराखंड के वासियों के लिए बाबा केदार के दर्शन कर पाना संभव होगा। लेकिन जरूर जो सरकार के नियम हैं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग, इन सब का पालन करना बहुत जरूरी होगा। प्रशासन उसे बहुत क्लोजली मॉनिटर करेगा। लेकिन 4 मई से आज तक के इस मंच पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ये संदेश दे रहे हैं भक्तों को कि बाबा केदार के द्वार तक आप पहुंच सकेंगे। चलिए, ये तो मुख्यमंत्री जी एक बड़ी बात आपने आज तक के दर्शकों के जरिए पूरे देश को बताई है। लेकिन 4 धाम यात्राओं को लेकर भी मैं अगला सवाल आपसे पूछना चाहूंगी। ये वो समय था जब 4 धाम यात्राएं शुरू होती थी, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाते थे, लोग तैयारियों में जुट जाते थे। 4 धाम यात्राओं को लेकर भी आगे इस तरह का प्लान है कि लोग वहां पर जा पाएंगे आसानी से? देखिए मीनाक्षी, हम तो चाहेंगे कि लोग वहां पर जाएं। जो भक्त हैं वो बाबा के दर्शन करने जरूर जाएं, उसका पुण्य उनको मिले, ये हम जरूर चाहेंगे। और देश के हालात सुधरे, देश के हालात ठीक हो, ये भी हम बाबा केदार से प्रार्थना करते हैं। और जैसी हालात आगे होंगे उसके हिसाब से ही आगे की जो दर्शन की योजना होगी वो बनाई जाएगी। लेकिन हमें जरूर चाहेंगे जी कि एक सुरक्षित यात्रा हो, किसी तरह के मन में भय, कोई आशंका न हो। क्योंकि जब हम भगवान के दरबार में जा रहे हैं तो आशंकाओं से निर्मूल होना बहुत ज़रूरी है, भय से मुक्त होना बहुत ज़रूरी है। और वो समय आएगा, क्योंकि हमने 2013 की आपदा देखी है, बिल्कुल, और उसके बाद का सन्नाटा भी देखा है। मैं स्वयं केदारनाथ जी में गया हूँ उस दौरान, और वहाँ रात्रि भी रुका हूँ। और जो हालात वहाँ पर थी, लगता था कि क्या होगा भविष्य में। लेकिन फिर रौनक आ गई, और फिर भगवान के दरबार में फिर रौनक होगी, हजारों हजारों भक्त फिर आएंगे, ये हम
और विश्वास इसी रखते उम्मीद पे हैं। देखिए मुख्यमंत्री जी, इस वक्त पूरी दुनिया भी चल रही है कि रौनकें फिर लौटेंगी और मानवता फिर निडर होकर आगे बढ़ेगी, इस वायरस को जरूर मात देगी। अब ऐसी कोई व्यवस्था क्या आने वाले दिनों में आपकी सरकार की तरफ से हो सकती है, क्योंकि बाकी बड़े जो मंदिर है वहां पर भी है कि ऑनलाइन दर्शन भक्त कर सकें, जब तक यात्रा जिस स्वरूप में पहले हुआ करती थी वैसे नहीं हो रही है, ऑनलाइन दर्शन की कोई सुविधा? मीनाक्षी, ऐसा है कि जो भगवान के जो विग्रह दर्शन है वहाँ पर कैमरों की व्यवस्था अभी तक नहीं है। और हम जानते हैं कि हमारे जो समाज है उसमें जो परंपराएं हैं उसका एक बड़ा महत्व है। और लेकिन हाँ, मंदिर के जो बाह्य दर्शन हैं वो दर्शन कराए जा सकते हैं, उसमें उसको कराया जा सकता है। जी लेकिन जो विग्रह स्थल है उसमें अभी हमको अपने पुरोहित समाज से बातचीत करके और जो परंपरा रही है जी। उसका भी ध्यान रखते हुए विचार तो किया जा सकता है, लेकिन बहुत जरूरी होगा कि उससे पहले हम लोग चलिए, बातचीत ये भी करें। जरूरी है। अब जी। सर, चारधाम यात्राओं से अगर मैं आगे बढ़ते हुए बात करूं, क्योंकि चारधाम यात्रा हो गया या उत्तराखंड की जब हम पूरी अर्थव्यवस्था की बात करते हैं, वो बहुत बड़े लेवल पर पर्यटन पर निर्भर करती है। मैं कुछ आंकड़े देख रही थी, हमारे संवाददाता दिलीप सिंह राठौर हैं, उन्होंने जो रिपोर्ट फाइल किया, उनकी रिपोर्ट कहती है कि अकेले कुमाऊं रीजन में ही 800 करोड़ का नुकसान जो है, ऐसा अनुमान जो है अलग अलग एक्सपर्ट्स लगा रहे हैं। और अगर टोटल कुल नुकसान की बात करें पर्यटन को खासतौर पर जो हो रहा है, वो 1500 करोड़ तक जा सकता है। आने वाले दिनों में आप कैसे प्रयास करेंगे, क्योंकि ये पीक सीजन है टूरिज्म का, अगर उत्तराखंड के हम परिप्रेक्ष्य में बात करें, कैसे इस नुकसान की भरपाई हो या अर्थव्यवस्था और जो कम से कम छोटे व्यापारी हैं जो पर्यटन की इस पूरे सेक्टर में जुड़े हुए हैं, उनको राहत मिलती रहे, इसको लेकर क्या सरकार का प्लान ऑफ एक्शन है? देखिए मीनाक्षी, नुकसान तो बहुत बड़ा हुआ है और अभी आगे भी बहुत जल्दी स्थिति सामान्य होगी, उसके लिए अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। हमारी कोशिश ये है कि हम सामान्य हालात लाएं। दूसरी बात यह है कि उत्तराखंड में अब शीतकालीन पर्यटन भी काफ़ी बढ़ा है और हमारी कोशिश होगी कि हम शीतकालीन पर्यटन न केवल 6 महीने का बल्कि 12 महीने का पर्यटन ये उत्तराखंड में उसको हम आगे बढ़ाएं। 12 महीने जो पर्यटक हैं उत्तराखंड में आए। सर्दियों में उत्तराखंड बहुत आकर्षक होता है, गुनगुनी धूप होती है, खुला आकाश है, हरियाली होती है। जहाँ मैदान सर्दियों के दिनों में कोहरे से भर जाते हैं, धूप के दर्शन नहीं होते महीनों महीनों तक, 20-20 दिन तक, वहाँ उत्तराखंड में आपको खूब गुनगुनी धूप मिलती है। तो हम सर्दियों का जो पर्यटन है या हम 365/24 वो पर्यटन हम अपने राज्य में उसको हम प्रोत्साहित कर रहे हैं। सर देखिए, लेकिन हम लोगों ने अभी एक वेलनेस समिट भी हमारी अभी अप्रैल में एक होने वाली थी, लेकिन इस कोविड के कारण हमको पोस्टपोन करना पड़ा उसे। हम एक एडवेंचर समिट भी यहाँ पर हमारी अप्रैल में निर्धारित थी, वो भी हमको पोस्टपोन करना पड़ा। तो कुछ दिक्कतें, लेकिन ठीक है, इस समय थोड़ी दिक्कतें हैं, लेकिन हम ये मानकर चलते हैं कि आगे चल करके हम इसको रिकवर करेंगे। जी, एक आखिरी सवाल की तरफ मैं अब आगे बढ़ना चाहूंगी। लॉकडाउन के जब हम साइड इफेक्ट्स की तमाम बातें कर रहे हैं, लेकिन उस बीच ऐसा लगता है कि लॉकडाउन कुछ जगहों पर वरदान बनकर भी साबित हुआ है, और खासतौर पर गंगा जी की अगर बात की जाए तो ये वरदान से कम नहीं लगता है, क्योंकि पानी साफ हुआ है गंगा जी का। और आपकी सरकार के तो ड्रीम प्रोजेक्ट्स में शामिल रहा है, गंगा की सफाई को लेकर प्रयास होते रहे। तो ऐसा लग रहा है कि इस अग्नि परीक्षा की घड़ी में मानो 100 में से 75 आ गए और वो एक डिस्टिंक्शन वाली स्थिति हो गई। लेकिन ये सारे जो गंगा को लेकर स्थिति है वो आगे भी ऐसी रहे, सिर्फ लॉकडाउन तक सीमित ना रह जाए, इसके लिए क्या प्रयास सरकार कर रही है? मीनाक्षी, देखिए उत्तराखंड में तो गंगा बिल्कुल साफ है और ये जो नीरी की रिपोर्ट है, सेंट्रल वाटर कमीशन है, उन्होंने इसकी रिपोर्ट पहले भी दी है। चिंता हमको उत्तराखंड से बाहर की है और जो माननीय प्रधानमंत्री जी का सपना है वो काफ़ी हद तक
आज मैं ये कह सकता हूँ कि गंगा की जो निर्मलता है वो बना पाने में सफल हुई है सरकार। चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार होगी, चाहे उत्तराखंड की सरकार होगी, गंगा निश्चित रूप से निर्मल होगी। हमारे प्रधानमंत्री जी का संकल्प है और उसके साथ जनता जुड़ चुकी है। तमाम जो इस तरह के नाले थे, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट था, जो गंगा जी में जाता था, आज वो तमाम नाले टेप किए गए हैं और जो टेप नहीं हुए हैं उनको टेप करने की प्रक्रिया चल रही है। तो निश्चित रूप से गंगा निर्मल होगी और अविरल भी होगी। जी मुख्यमंत्री, पूरी दुनिया में इस वक्त कोरोना को लेकर शोध चल रहा है और उस शोध में इलाज खोजा जाए इसके प्रयास चल रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जो हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार जिक्र कर रहे हैं कि बेहतर रिजल्ट्स दिख रहे हैं। उत्तराखंड की जब बात होती है तो जड़ी बूटियों को लेकर विश्व विख्यात है उत्तराखंड, अग्रणी रहा है ऐसे शोध में। तो क्या ऐसा कुछ प्रोसेस अभी वहां चल रहा है कि जड़ी बूटियों के लिहाज से क्या किसी तरह का ट्रीटमेंट आने वाले दिनों में हमें कोई अच्छी खबर उत्तराखंड से मिल सकती है? देखिए, इसको लेकर के भारत में जो सबसे अच्छी लैब है वो बाबा रामदेव जी ने बनाई है और माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया था। मैं स्वयं उस प्रोग्राम में था और इस पर उन्होंने काफ़ी शोध भी किया है। कुछ उन्होंने कुछ टैबलेट्स उन्होंने निकाली भी हैं। अब उनके एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं। तो क्योंकि जो प्रयोग चल रहे हैं, जो एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, उनके परिणाम आने में थोड़ा समय लगेगा और इसलिए ये एक नया तरह का वायरस है जिसका भी कोई कैरेक्टर का भी पता नहीं है, उसका रूप भी वो बदल रहा है। तो उस पर तमाम गहन शोध चल रहा है और मुझे लगता है कि आयुर्वेद में भी जरूर इसके लिए कोई ना कोई निदान मिलेगा। चलिए, उम्मीदों का सूरज आगे जवा रहे। इस वक्त उम्मीदें यही हैं और जिस तरह से प्रयास उत्तराखंड की तरफ से हुए हैं और आज आपने उन सभी सवालों के हमें जवाब दिए और पूरी जानकारी दी। बहुत बहुत शुक्रिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी आपका समय देने के लिए।